नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्य कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। पिछली वीडियो में हमने गोविंद पांडे जी की वस्तुनिष्ठ हिंदी पुस्तक से प्रगतिवाद के बारे में पूरा पढ़कर समाप्त कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम प्रयोगवाद और नई कविता के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम सर्वप्रथम प्रयोगवाद के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। प्रयोगवाद के महत्वपूर्ण तथ्यों को एवं महत्वपूर्ण कवियों को, साथ साथ उनकी महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों को देखेंगे। तो इससे पहले, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आप चाहे किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और विषय के रूप में यदि हिंदी को चुना है, तो आपके लिए सभी वीडियो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न आते हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया है। तो वीडियो के साथ बने रहिए, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी चैनल के साथ जुड़ पाएँ एवं अपनी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो प्रयोगवाद पर। प्रयोगवाद का आरंभ सन 1943 ईस्वी में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के संपादकत्व में प्रकाशित तार सप्तक से माना जाता है। तार सप्तक में 7 कवि संग्रहित हैं। देखिए, एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद का नाम लेते हैं, तो प्रयोगवाद के साथ साथ सर्वप्रथम किसी कवि का नाम आता है, तो वो है अज्ञे। यानी प्रयोगवाद का संबंध अज्ञे से है। क्यों है? क्योंकि तार सप्तक है प्रयोगवाद में, और प्रयोगवाद का प्रारंभ ही सन 1943 ईस्वी में अज्ञे के द्वारा संपादकत्व में प्रकाशित तार सप्तक से हुआ है। तार सप्तक में 7 कवि संग्रहित है। आपको इसे भी याद रखना है, परीक्षा की दृष्टि से ये सभी बहुत महत्वपूर्ण है। तो 1943 प्रथम सप्तक जो निकला था तार सप्तक, और इसके जो संपादक हैं वो हैं अज्ञे। साथ साथ इस तार सप्तक में 7 कवि संग्रहित हैं। परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। अब देखिए, प्रयोगवाद शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो किया था नंद दुलारे वाजपेयी जी ने, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार नेट की परीक्षा में पूछी भी गई है कि प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था। तो शब्द का प्रयोग किया था नंद दुलारे वाजपेयी ने। प्रयोगवादी रचनाएं शीर्षक निबंध से। प्रयोगवादी रचनाएं नंद दुलारे वाजपेयी का एक निबंध है, तो इसे ध्यान रखिएगा कि इसी निबंध के शीर्षक से इन्होंने सबसे पहले प्रयोगवादी शब्द का प्रयोग किया था। नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा में कि बैठे ठाले का धंधा प्रयोगवाद को किसने कहा है, तो नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है। इसलिए तार सप्तक या फिर प्रयोगवाद की शुरुआत करते ही 2 नाम बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे पहले अज्ञे और उसके बाद नंद दुलारे वाजपेयी जी। आगे देखेंगे, अज्ञे के संपादकत्व में 4 सप्तक प्रकाशित हो चुका है, जो निम्न है। सबसे पहला है तार सप्तक 1943 ईस्वी। इसका समय आपको याद रखना है, क्योंकि परीक्षाओं में ये समय पूछा जाता है। तो प्रथम जो सप्तक था उसका नाम था तार सप्तक 1943 ईस्वी। दूसरा सप्तक 1951 ईस्वी, तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी तथा चौथा सप्तक 1979 ईस्वी। इस प्रकार 4 सप्तक प्रकाशित होते हैं अज्ञे के संपादकत्व में। इसे बहुत अच्छे से याद रखिएगा, बार बार परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है। अज्ञे ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों के अन्वेषी कहा है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि तार सप्तक की भूमिका में अज्ञे ने प्रयोगवादी कवियों को क्या कहा है, तो राहों के अन्वेषी कहा है। वहीं अज्ञे ने दूसरा सप्तक की भूमिका में लिखा है, प्रयोग का कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं रहे नहीं हैं, ना प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य है। ठीक इसी तरह कविता का भी कोई वाद नहीं है, कविता भी अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं है। अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ हैं अज्ञे की, कि वो कहते हैं कि प्रयोग कोई वाद नहीं है, और ना ही हम कोई वादी रहे हैं, ना ही वादी हैं, और ना ही प्रयोग अपने आप में कोई इष्ट या साध्य है। ये है क्या? तो कविता का कोई वाद ही नहीं है, कविता भी अपने आप में इष्ट या साध्य भी नहीं है। तो हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक कहिए या निरर्थक कहिए जितना हमें कवितावादी कहना होगा। तो ये कथन किसका है? अज्ञे का। दूसरा सप्तक की भूमिका में ये जरूर याद रखिएगा। आगे देखेंगे, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है,
वह साधन है और दोहरा साधन है, क्योंकि एक तो वह उस सत्य को जानने का साधन है जिसे कवि प्रेषित करता है, दूसरा वह उस प्रेषण की क्रिया को और उसके साधनों को जानने का भी साधन है। तो इस प्रकार प्रयोग क्या है, अपने आप में एक दोहरा साधन बन जाता है। तो ये दोनों महत्वपूर्ण कथन है। दूसरा सप्तक की भूमिका में इस प्रकार का कथन अर्थात इष्ट, साध्य, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करके कथन किसने कहा है, तो अज्ञेय ने कहा है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण, इसे अच्छे से याद रखिएगा। आगे हम देखेंगे तार सप्तक 1943 में संकलित कवियों का कालक्रम के अनुसार विवरण निम्नलिखित है, और ये जो विवरण है कालक्रम के अनुसार बहुत महत्वपूर्ण है। साथ साथ इन कवियों को ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि तार सप्तक में कौन कौन से कवि थे या फिर तार सप्तक में इनमें से कौन से कवि नहीं हैं। तो आपको दोनों बहुत अच्छे से याद रखना है। तो हम देख लेंगे कि तार सप्तक 1943 ईस्वी में कौन कौन से कवि थे। आपको पता है कि तार सप्तक में कुल 7 कवि थे। कौन कौन से, तो अज्ञेय 1911 से 1987 ईस्वी, इनका जन्म स्थान देवरिया। रामविलास शर्मा 1912 से 2000 ईस्वी, इनका जन्म स्थान उन्नाव। गजानन माधव मुक्तिबोध, जन्म 1917 से मृत्यु 1964, ग्वालियर। प्रभाकर माचवे बलवंत, इनका समयकाल 1917 से 1991, ग्वालियर इनका जन्म स्थान है। नेमीचंद्र जैन 1918 ईस्वी, आगरा इनका जन्म स्थान है। गिरजा कुमार माथुर 1918 से 1994 ईस्वी, मध्य प्रदेश इनका जन्म स्थान है। भारत भूषण अग्रवाल, इनका समयकाल 1919 से 1975 ईस्वी, मथुरा इनका जन्म स्थान है। तो इस प्रकार इन सभी कवियों को बहुत अच्छे से देखिएगा, परीक्षा में अवश्य इनसे प्रश्न बनते हैं। एक ट्रिक के माध्यम से जैसे मैंने याद किया है वैसे मैं आपको बताती हूँ, ये काफ़ी आसान हो जाता है इसे याद करना। जैसे राम, नाम, मुक्ति, आज्ञा, प्रभा, भारत, गिरा। तो राम से रामविलास शर्मा, नाम से नेमीचंद्र जैन, मुक्ति से गजानन माधव मुक्तिबोध, आज्ञा से अज्ञेय, प्रभा से प्रभाकर माचवे बलवंत, भारत से भारत भूषण अग्रवाल तथा गिरा से गिरजा कुमार माथुर। इस प्रकार राम, नाम, मुक्ति, आज्ञा, प्रभा, भारत, गिरा एक ट्रिक के माध्यम से आप इसको याद कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे दूसरा सप्तक सन 1951 ईस्वी में संकलित कवियों का कालक्रम के अनुसार विवरण। दूसरे सप्तक के जो कवि है वो है शमशेर बहादुर सिंह, इनका समय है 1911 से 1993, जन्म स्थान देहरादून। भवानी प्रसाद मिश्र 1913 से 1985, होशंगाबाद जन्म स्थान। शकुंत माथुर 1922 ईस्वी, दिल्ली जन्म स्थान। हरिनारायण घनश्याम व्यास 1923 ईस्वी, जन्म स्थान मध्य प्रदेश। नरेश मेहता 1924 ईस्वी, गुजरात। धर्मवीर भारती 1926 से 1997, इलाहाबाद। रघुवीर सहाय 1929 से 1990, लखनऊ। तो इस प्रकार ये सभी कवि हैं जो कि दूसरा सप्तक में शामिल है। इनको एक ट्रिक से आप ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे शमशेर के लिए शेर, भवानी प्रसाद मिश्र के लिए भवानी, शकुंत माथुर के लिए शक, हरिनारायण व्यास के लिए हरि, नरेश मेहता के लिए नर, धर्मवीर भारती के लिए धर्म, रघुवीर सहाय के लिए रघु। तो एक ट्रिक से कैसे याद करेंगे, भवानी, शेर, हरि, नर, रघु, धर्म, शक। तो ऐसे करके आप याद कर लीजिएगा कि भवानी, शेर, हरि, नर, रघु, धर्म, शक, ताकि आपको आसान हो जाए याद करने में। आगे हम तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी में संकलित कुछ कवियों का कालक्रम के अनुसार विवरण देखेंगे, जो इस प्रकार है। कवि है प्रयाग नारायण त्रिपाठी, समयकाल 1919 से, जन्म स्थान रायबरेली। मदन वात्स्यायन 1922 ईस्वी, विजय देव नारायण शाही 1924 से 1982 ईस्वी, काशी। कुंवर नारायण 1927 ईस्वी, फैजाबाद। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 1927 से 1983 ईस्वी, बस्ती। केदारनाथ सिंह 1932 ईस्वी, कीर्ति चौधरी 1935 ईस्वी, उन्नाव। तो इस प्रकार जो तीसरा सप्तक है उसके जो प्रमुख कवि हैं वो इस प्रकार हैं। इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं ट्रिक से, मदन, सर्वेश्वर, केदार, प्रयाग, कुंवर, विजय, कीर्ति। मदन से मदन वात्स्यायन, सर्वेश्वर से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदार से केदारनाथ सिंह, प्रयाग से प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कुंवर से कुंवर नारायण,
विजय से विजय देव नारायण शाही और कीर्ति से कीर्ति चौधरी। तो इस प्रकार मदन सर्वेश्वर केदार, प्रयाग कुंवर, विजय कीर्ति। तो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे हम देखेंगे, आगे हम चौथा सप्तक 1979 में संकलित कुछ निम्नलिखित कवियों को देखेंगे। अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे, श्री राम वर्मा, राजेंद्र किशोर। तो इसमें अवधेश, राजकुमार, स्वदेश, नंद, सुमन, श्री राम, राजेंद्र, ऐसे करके एक ट्रिक से आप इसको याद कर लीजिएगा। आगे देखेंगे, प्रयोगवाद का प्रवर्तन करने का श्रेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को दिया जाता है। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि प्रयोगवाद की बात आए तो सबसे पहले अज्ञेय की बात आएगी, क्योंकि प्रयोगवाद का प्रवर्तन करने का श्रेय अज्ञेय को ही दिया जाता है। तो आप इसे बहुत अच्छे से याद रखिएगा। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा है, प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, घुटन, कुंठा, भग्नाशा में से एक नए पथ के अन्वेषण की व्याकुल भावना दिखाई पड़ती है। ये कवि एक नए मार्ग का अनुसंधान करने के लिए व्याकुल हैं। मतलब कह सकते हैं कि रामविलास शर्मा ने व्याकुलता की बात की है कि जो व्याकुल है, कुंठा है जहाँ, उस भावना के कारण एक कवि के नए मार्ग का अनुसंधान हुआ और यही प्रयोगवाद की कह सकते हैं प्रवृत्ति है, प्रयोगवाद की विशेषता है कि नए प्रयोग। और ये नए प्रयोग किस लिए? तो युग से उत्पन्न जो भी अनास्था थी, शंका थी, घुटन थी, जो भी भग्नाशा थी, उसके लिए एक नए पथ की खोज करने के लिए व्याकुल भावना थी। आगे देखेंगे, प्रयोगवाद की कुछ महत्वपूर्ण प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, जैसे कि अहमवादी प्रवृत्ति का प्राधान्य है, इसमें यथार्थ का आग्रह है, निराशावाद है, बौद्धिकता का प्राधान्य है, उपमानों की नवीनता है, साधारण विषयों का निरूपण और भाषा का प्रयोग पर विशेष रूप से बल दिया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रयोगवाद की प्रवृत्तियाँ क्या है, इसे बहुत अच्छे से पढ़िएगा। आगे देखेंगे, प्रयोगवाद फ्रायड के दर्शन से प्रभावित है और बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रयोगवाद किसके दर्शन से प्रभावित है? तो फ्रायड के दर्शन से प्रभावित है। प्रयोगवाद के संदर्भ में कुछ विद्वानों के मत इस प्रकार हैं। यहाँ हम कुछ विद्वानों के मत देखेंगे प्रयोगवाद के संदर्भ में। सबसे पहले हम नगेंद्र का कथन देखेंगे। नगेंद्र कहते हैं कि प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है, मतलब शैलीगत विद्रोह है। तो इसे याद रखिएगा, शैली की बात नगेंद्र करते हैं। वहीं प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है, केशरी कुमार कहते हैं। प्रयोगवाद या प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है। तो ये कलात्मक अनुभव का क्षण रघुवीर सहाय बताते हैं कि कलात्मक अनुभव है ये, और ये उसी अनुभव का क्षण है प्रयोगवाद या प्रयोग। तो रघुवीर सहाय की उक्ति है, कलात्मक अनुभव का क्षण। अगला है, समाज के हित में जैसी क्रांति का सतत प्रक्रिया काम्य है, वैसे ही रचना के हित में प्रयोग की। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का ये महत्वपूर्ण कथन है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने कहा है कि समाज के हित में जैसी क्रांति की सतत प्रक्रिया काम्य है, वैसे ही रचना के हित में प्रयोग की। तो इस प्रकार की बात ये करते हैं। इसमें से नगेंद्र, रघुवीर सहाय एवं रामस्वरूप चतुर्वेदी तीनों के कथन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, इसे बहुत अच्छे से देखिएगा। आगे हम प्रयोगवादी कवियों की कुछ महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों को देखेंगे, जिसमें सबसे पहले अज्ञेय को देखेंगे। वही परिचित दो आँखें ही चिर माध्यम है, सब आँखों से सब दर्दों से मेरे लिए परिचय का। बहुत महत्वपूर्ण ये काव्य पंक्तियाँ अज्ञेय की परीक्षा की दृष्टि से नेट की परीक्षा में कई बार पूछी गई है, तो इसे बहुत अच्छे से देखिएगा। अगला, यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति दे दो। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति दे दो। अज्ञेय की महत्वपूर्ण काव्य पंक्ति है, अच्छे से इसे देखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगला, किंतु हम है द्वीप, हम धारा नहीं है, स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से द्वीप हैं स्रोत स्विनी के। अगला, हम निहारते रूप कांच के पीछे हाँफ रही है मछली।
देखिए, मछली जो रूपक है वो अज्ञे के काव्य पंक्तियों में काफ़ी देखा जाता है, तो इससे आप याद कर सकते हैं कि अज्ञे की काव्य पंक्तियां हैं। तो हम निहारते रूप कांच के पीछे, हाँफ रही है मछली। अगला, सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, तब कैसे सीखा डसना, विष कहाँ पाया। ये मछली, सांप, इस प्रकार के रूपकों का प्रयोग आगे बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इसे अच्छे से देखिएगा। ये काव्य पंक्तियाँ नेट की परीक्षा में भी आई है और बहुत महत्वपूर्ण है कि सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, तब कैसे सीखा डसना, विष कहाँ पाया। आगे की महत्वपूर्ण पंक्ति है। अगला, भोर का बावरा अहेरी, पहले बिछाता है आलोक की लाल लाल कनिया। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है आगे की काव्य पंक्तियाँ, इसे अच्छे से देखिएगा। अगला, मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। ये भी बहुत महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ आगे की नेट की परीक्षा में कई बार ये पंक्तियाँ पूछी गई है, तो बहुत अच्छे से इसे देखिएगा। अगला, अगर मैं तुमको लजाती सांझ के नभ की अकेली तारिका, उसी में अगला है, ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच। कभी कभी ये पंक्तियां परीक्षाओं में देखी गई हैं, तो इसे भी अच्छे से देखिएगा। अगला, मूत्र सिंचित मृत्तिका के वृत्त में, तीन टांगों पर खड़ा नत ग्रीव, धैर्य धन गदहा। बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, आगे की परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण। आप इसे अच्छे से देखिएगा कि मूत्र सिंचित मृत्तिका के वृत्त में, तीन टांगों पर खड़ा नत ग्रीव, धैर्य धन गदहा। अगला, यह अनुभव अद्वितीय, जो केवल मैंने जिया, सब तुम्हें दिया। बहुत महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां हैं, ये भी नेट की परीक्षा में कई बार पूछी गई है, इसे बहुत अच्छे से देखिएगा। अगला, आह मेरा श्वास है उत्तप्त, धमनियों में उमड़ आई है लहू की धार, प्यार है अभिशप्त, तुम कहाँ हो नारी। बहुत महत्वपूर्ण ये सभी देखिए काव्य पंक्तियाँ हैं, आगे की परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इन सबको बहुत अच्छे से देखिएगा। तो ये आह मेरा श्वास है उत्तप्त, धमनियों में उमड़ आई है लहू की धार, प्यार है अभिशप्त, तुम कहाँ हो नारी, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला, अहम अंतर्गुहावासी स्वरति, क्या मैं चिन्हता कोई ना दूजी राह। ये कोई ना दूजी राह बहुत महत्वपूर्ण है ये पंक्ति, तो इसे भी थोड़ा अच्छे से देखिएगा, आगे की पंक्तियां हैं। अगला, वंचना है चांदनी, झूठ वह आकाश का निरवधि गहन विस्तार, शिशिर की राका निशा की शांति है निस्सार। बहुत महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां हैं ये भी आगे की कि शिशिर की राका निशा की शांति है निस्सार। अच्छे से इस पंक्तियों को देखिएगा। अगला, एक तीक्ष्ण अपांग से कविता उत्पन्न हो जाता है, एक चुंबन से प्रणय फलीभूत हो जाता है, पर मैं अखिल विश्व का प्रेम खोजता फिरता हूँ, क्योंकि मैं उसके असंख्य हृदयों का गाथाकार हूँ। ये भी बहुत महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ नेट की परीक्षा में कई बार पूछी गई है, तो इसे भी बहुत अच्छे से देखिएगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि आगे की कुछ पंक्तियाँ बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। अगला हम मुक्तिबोध को देखेंगे। हर एक छाती में आत्मा अधीरा है, प्रत्येक सुस्मित में विमल सदा नीरा है, मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक वाणी में महाकाव्य पीड़ा है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, मुक्तिबोध की कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है, तो आप इसे भी अच्छे से देखिएगा। मुक्तिबोध की काव्य पंक्तियां हैं, ये महाकाव्य पीड़ा है वाली शब्द की। अगला हम देखेंगे मुक्तिबोध में अंधेरे से कुछ महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां हैं, जैसे ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, उदरंभरी अनात्म बन गए, भूतों की शादी में कनात से तन गए। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, अंधेरे में कविता से ली गई है। ऐसे भी प्रश्न पूछता है कि कहाँ से ली गई है, तो अंधेरे में कविता से लिखी गई है और मुक्तिबोध की है काव्य पंक्तियाँ, तो बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, इसे अच्छे से देखिएगा। अगला, बहुत बहुत ज़्यादा लिया, दिया बहुत बहुत कम, मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम।
ये भी बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं मुक्तिबोध की। नेट की परीक्षा की दृष्टि से भी, या फिर चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो उसकी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसे अच्छे से देखिएगा। अगला, अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे मठ और गढ़ सभी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, इसे भी बहुत अच्छे से देखिएगा। मुक्तिबोध की है, तोड़ने होंगे मठ और गढ़ सभी। अगला, कविता में कहने की आदत नहीं है पर कह दूं, वर्तमान समाज चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता। ये भी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, इसे एक बार अच्छे से बस देखिएगा। अगला देखेंगे, खोजता हूँ पठार पहाड़ समुंदर, जहाँ मिल सके मुझे मेरी वह खोई हुई परम अभिव्यक्ति अनिवार्य आत्मसंभवा। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं अभिव्यक्ति अनिवार्य की, मुक्तिबोध की, तो इसे भी बहुत अच्छे से देखिएगा। इस प्रकार हमने मुक्तिबोध की सभी प्रमुख काव्य पंक्तियों को देखा। आगे हम शमशेर बहादुर सिंह की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों को देखेंगे। चुका भी हूँ मैं नहीं, कहाँ किया मैंने प्रेम अभी, जब करूँगा प्रेम पिघल उठेंगे युगों के भूधर, उफन उठेंगे सात सागर, किंतु मैं हूँ मौन आज। ये बहुत महत्वपूर्ण है, विशेषकर ये जो पहली दो पंक्तियाँ हैं, चुका भी हूँ मैं नहीं, कहाँ किया मैंने प्रेम अभी, शमशेर बहादुर सिंह की है, नेट की परीक्षा में भी पूछी गई है और बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे, एक पीली शाम पतझड़ का जरा अटका हुआ पत्ता, उसी में है अब गिरा वह अटका हुआ आंसू, संध्या तारक सा अतल में। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं शमशेर बहादुर सिंह की, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई हैं। एक पीली शाम से याद रखिएगा, शमशेर बहादुर सिंह की ये काव्य पंक्तियां हैं। आगे देखेंगे, बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं शमशेर बहादुर सिंह की, नेट की परीक्षा में भी पूछी गई है कई बार और बहुत महत्वपूर्ण है। अगला, घिर गया है समय का रथ कहीं, लालिता से मढ़ गया है राग, भावना की तुंग लहरें पंथ अपना अंत अपना जान, रोलती है मुक्ति के उद्गार। तो ये तुंग लहरें, मुक्ति के उद्गार या समय का रथ, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, इसे भी एक बार अच्छे से देखिएगा। शमशेर बहादुर सिंह की है, विशेषकर ये समय का रथ, ये जो शब्द है इसे आप याद रखिएगा कि शमशेर बहादुर सिंह की काव्य पंक्तियों में है। हम आगे चलेंगे। अगला, हाँ तुम मुझसे प्रेम करो, जैसे मछलियाँ लहरों से करती हैं, जिनमें वह फंसने नहीं आती, जैसे हवाएं मेरे सीने से करती हैं, जिसको वह गहराई तक दबा नहीं पाती। तुम मुझसे प्रेम करो जैसे मैं तुमसे करता हूँ। तो ये प्रेम की बात बहुत महत्वपूर्ण है शमशेर बहादुर सिंह की, कि तुम मुझसे प्रेम करो जैसे मछलियाँ लहरों से करती है। तो इसे याद रखिएगा, नेट की परीक्षा में भी कई बार ये काव्य पंक्तियाँ आई हैं, आपके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण बनती हैं परीक्षाओं के लिए। तो इस प्रकार हमने शमशेर बहादुर सिंह की सभी महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों को देखा। आगे हम भवानी प्रसाद मिश्र की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों को देखेंगे। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ। ये गीत बेचता हूँ काव्य पंक्तियाँ बहुत महत्वपूर्ण है, नेट की परीक्षा में भी पूछी गई है और भवानी प्रसाद मिश्र की है, इसे अच्छे से देखिएगा। अगला, टूटने का सुख बहुत प्यारे बंधनों को आज झटका लग रहा है, टूट जाएंगे कि मुझको आज खटका लग रहा है। ये झटका लग रहा है, खटका लग रहा है, ये बंधनों को लेकर भवानी प्रसाद मिश्र लिख रहे हैं। कभी कभी ये परीक्षाओं में देखा गया है, तो इसे एक बार बस अच्छे से देख लीजिएगा। अगला देखेंगे, सतपुड़ा के घरे जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। ये सतपुड़ा के जंगल भवानी प्रसाद मिश्र की रचना भी है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और सतपुड़ा के जंगल से ही आप ये याद रख सकते हैं कि भवानी प्रसाद मिश्र की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां हैं और नेट की परीक्षा में भी कई बार पूछी जाती है, तो इसे भी आप बहुत अच्छे से देखिएगा। आगे चलेंगे। अगला, फूल लाया हूँ कमल के, क्या करूँ इनका, पसारे आप आंचल छोड़ दूँ, हो जाए जी हल्का। तो इस प्रकार आपने भवानी प्रसाद मिश्र की सभी महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों को देख लिया। बहुत महत्वपूर्ण है, जो भी मैंने आपको बताया है काव्य पंक्तियां उसे अच्छे से देखिएगा। आगे हम धर्मवीर भारती की कुछ महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों को देखेंगे।
सृजन की थकन भूल जा देवता, अभी तो पड़ी है धरा अध बनी। बहुत महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां ये परीक्षा की दृष्टि से, इसे अच्छे से देखिएगा। अगला, इन फिरोजी होठों पर बर्बाद मेरी जिंदगी। अगला, अगर मैंने किसी के होठ के पाटल कभी चूमे, अगर मैंने किसी के नैन के बादल कभी चूमे, महज इससे किसी का प्यार मुझ पर पाप कैसे हो, महज इससे किसी का स्वर्ग मुझ पर शाप कैसे हो। ये बहुत महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां हैं धर्मवीर भारती की और नेट की परीक्षा में कई बार पूछी जाती हैं, तो इसे भी बहुत अच्छे से देखिएगा। आगे हम रघुवीर सहाय की कुछ महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों को देखेंगे। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। तो ये भी थोड़ी महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां परीक्षा की दृष्टि से, इसे एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। अगला, मैं अपनी एक मूर्ति बनाता हूँ और एक ढहाता हूँ, और आप कहते हैं कि कविता की है। ये बहुत महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां हैं रघुवीर सहाय की, नेट की परीक्षा में भी कई बार पूछी गई है, तो इसे आप अच्छे से देखिएगा। अगला, कितना अच्छा था छायावादी, एक दुख लेकर वह गान देता था, कितना कुशल था प्रगतिवादी, हर दुख का कारण पहचान लेता था। ये बहुत महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां हैं रघुवीर सहाय की, नेट की परीक्षा में कई बार पूछी गई है, तो इसे आप बहुत अच्छे से देखिएगा। अगला, हम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कुछ महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों को देखेंगे। लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, इसे अच्छे से देखिएगा कि लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं। अगला, लोकतंत्र को जूते की तरह लाठी में लटकाए, भागे जा रहे हैं सभी सीना फुलाए। बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, लोकतंत्र को जूते की तरह लाठी में लटकाए, भागे जा रहे हैं सभी सीना फुलाए। नेट की परीक्षा में कई बार पूछी गई है और बहुत महत्वपूर्ण है। मैं नया कवि हूँ, इसी से जानता हूँ, सत्य की चोट बहुत गहरी होती है। ये तो हम सभी जानते हैं कि सत्य की चोट क्या होती है, बहुत गहरी होती है। तो ये कहते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कि मैं नया कवि हूँ, इसी से जानता हूँ कि सत्य की चोट बहुत गहरी होती है। बहुत महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ हैं, नेट की परीक्षा में पूछी भी गई है, आप इसे अच्छे से देखिएगा। आगे चलेंगे हम। अगला हम केदारनाथ सिंह की कुछ महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों को देखेंगे। मैंने जब भी सोचा मुझे रामचंद्र शुक्ल की मूछें याद आई। बहुत महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां हैं कि मुझे रामचंद्र शुक्ल की मूछें याद आई। किसे? केदारनाथ सिंह को। ये नेट की परीक्षा में भी कई बार पूछी गई है, तो आप इसे बहुत अच्छे से देखिएगा। अगला, मैं पूरी ताकत के साथ शब्दों को फेंकना चाहता हूँ। तो ताकत के साथ शब्दों को कौन फेंकना चाहते हैं? केदारनाथ सिंह। तो ये बहुत महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां हैं केदारनाथ सिंह की। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण होती हैं परीक्षाओं के लिए, तो इन दोनों को बहुत अच्छे से देखिएगा। तो इस प्रकार हमने आज की इस वीडियो में पूरा प्रयोगवाद पढ़ लिया है, प्रयोगवादी प्रमुख कवियों को देख लिया है। अगली वीडियो में हम प्रपद्यवाद को पढ़ेंगे, तो तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पिछली वीडियो से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण वीडियो मैंने बनाए हैं उन सब का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप उसे अवश्य पढ़ लीजिएगा। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में प्रपद्यवाद के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।